लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 97वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हर पीढ़ी का अपना राष्ट्रीय दायित्व होता है। उन्होंने छात्रों से कहा कि अगले 30 से 35 साल में उनके फैसले विकसित भारत की यात्रा को प्रभावित करेंगे। इसलिए हर फैसले में ये सोचना चाहिए कि उससे देश को क्या लाभ होगा और उसकी कौन सी जरूरत पूरी होगी। का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। हमारे देश ने गुलामी का वो समय भी देखा है जब उस पीढ़ी के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। उसके लिए उन्होंने सैक्रिफाइस किया, लंबा स्ट्रगल किया। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे उस पीढ़ी का तप, त्याग और बलिदान है। और साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा। इसलिए आपके हर निर्णय का आधार ये भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की हालिया मीडिया बातचीत पर कहा कि इस कार्यक्रम में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने साफ किया कि एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम था और वहां कही गई बातों यानी कि खासकर बांग्लादेश की मौजूदा सरकार से जुड़े बयानों का भारत सरकार समर्थन नहीं करती। Our questions are similar, so let me say that I have already stated government's position on the issue before the press conference happened. You would have seen those remarks, you were present here. I am reiterating it here. Government had no role to play in what was an event by a private media entity, and government does not endorse anything said at the forum, especially with regard to the duly constituted government of Bangladesh. वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने FCRA संशोधन विधेयक का विरोध करने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर कहा कि भारत से जुड़े विधायी मामले देश का आंतरिक विषय है और इस पर फैसला संसद करती है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देश अमेरिका समेत विदेशी फंड को नियंत्रित करते हैं। पहला सवाल आपका, देखिए, हम लोगों ने भी जिस मसले का आप जिक्र कर रहे हैं उसको हम लोगों ने देखा है, उस पर कई एक टिप्पणियाँ आई हैं। जहाँ तक विधायी मामले का सवाल है और भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी खुद का मामला है जिस पे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं, देश हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों से पहले ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर कहा कि कोर्ट की फटकार के बाद सरकार रिपोर्ट लेकर आई है। जूली ने मांग की कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आंकड़े तुरंत सार्वजनिक किए जाएं ताकि जनता को वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके। जल्दी ही लॉटरी भी निकाली जाएगी और जो तय शुरू है, जो कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया है, नवंबर तक दोनों चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन की तर्ज पर कर लिए जाएंगे। किस तरह देखते हैं ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी फजीयत गवर्नमेंट की हुई, दो बार फटकार लगी कोर्ट के अंदर, कंटेम्प्ट लगा, इलेक्शन कमिश्नर को बुला के डांट पड़ी
तब कहीं जाके राजी हुए। और अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तुरंत ही आ गई, 1.25 साल से तो नहीं आई, लेकिन अब जो है एक फटकार लगते ही तुरंत आ गई। अब मेरा सरकार से आग्रह है कि ओबीसी आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसके आंकड़े आप जनता को सार्वजनिक करें। आप बताइए कि रिपोर्ट क्या आई है, क्या स्थिति है, किन किन वर्गों को कितना आप आरक्षण दे रहे हैं, वो रिपोर्ट आपको सार्वजनिक करनी चाहिए। मैं डिमांड करता हूं गवर्नमेंट से। आगे बढ़ते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रोहतास के दिनारा हत्याकांड को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है, वे पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आर्थिक मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और पुलिस कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है। दिनारा में जिस प्रकार से जो घटना हुई है, बहुत ही निर्मम तरीके से जो है एक गरीब किसान परिवार की, मजदूर परिवार की जो है हत्या कर दी गई। और इसमें पूरी तरीके से कहीं ना कहीं से जो आरोपी है उनको बचाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। तो आज उनके परिजनों से हम लोग जो है मिलने जा रहे हैं, मुलाकात करने जा रहे हैं और पार्टी की तरफ से कुछ आर्थिक सहयोग भी हम लोग जो है करेंगे। एक गरीब अति पिछड़ा परिवार से आते हैं, अपने मजदूरी मांगने के लिए वो गए थे और उनकी निर्मम जो है हत्या कर दी। पूरे बिहार भर में जब से सम्राट चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार जब से चल रही है, तब से बेहिताशा अपराध में जो है बढ़ोतरी हुई है। और दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस प्रशासन बनाने की कोशिश की जा रही है। अपराधी भी गरीबों को मार रहा है, पुलिस भी जो है छात्रों पर गोली चला रहा है। ऐसा बिहार, इन लोगों ने बिहार को बर्बाद करने का काम कर रहा है। खजाना खाली है, ठेकेदार को देने के लिए पैसा नहीं है, कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार और अपराध का इस सरकार में जो है बोलबाला हो चुका है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं से जुड़ी मांगों को लेकर चल रहे छात्रों के आंदोलन पर इंडिया गठबंधन को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष दूसरे राज्यों में छात्रों के मुद्दों पर बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन झारखंड के छात्रों के आंदोलन पर चुप है। इसे विपक्ष का दोहरा चेहरा बताते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड और देश की जनता सब देख रही है। छोड़ा है छात्रों का, उसको इंडिया अलायंस के लोग पूरी तरह अनसुना कर रहे हैं। दिल्ली में तो बड़ी बयानबाजी करते हैं, प्रयागराज में जाके राहुल गांधी छात्रों की गूंज करना चाहते हैं, लेकिन झारखंड में खामोश क्यों है? ये देश जानना चाहता है, ये झारखंड के अवाम जानना चाहती है। इनका डबल स्टैंडर्ड, जो लोग बड़ी बड़ी बयानबाजी जंतर मंतर के लिए कर रहे थे, वो झारखंड के अंदर खामोशी से एक चुप्पी साधे हुए हैं और ये झारखंड और देश की जनता देख रही है। वहीं कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने अमेरिका के प्रतिबद्ध बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब दूसरे देश भारत पर यह शर्तें थोप रहे हैं कि तेल कहां से और कितना खरीदा जाए, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भारत वास्तव में स्वतंत्र फैसले ले रहा है। पवन खेड़ा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जो खुद को विश्व गुरु कहते हैं, उन्हें इस मुद्दे पर संसद में आकर जवाब देना चाहिए। पे चाइना पे लगाने का जो रशियन ऑयल जो है उसको लेकर ऐसा कहीं से भी लगता है कि अब हिंदुस्तान आज़ाद है। कहीं से भी अगर आपको लगे, जो आता है ब्लैकमेल कर लेता है हिंदुस्तान, जो आता है वो शर्तें रखता है हिंदुस्तान के सामने कि आप तेल यहाँ से खरीद सकते हो, इतना खरीद सकते हो, इतना नहीं खरीद सकते। क्या हाल बना रखा है इस विश्वगुरु ने भारत का। ये जवाब अब आप इनसे मांगिए जो अपने आप को विश्वगुरु कहते हुए घूमते हैं पूरे देश में। संसद में आने की हिम्मत नहीं है, इसलिए हिम्मत नहीं कि ये सारी बातें उठेंगी, हर बात का जवाब मांगा जाएगा। कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल को आगे बढ़ाने में कांग्रेस की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं को और अधिक राजनीतिक ताकत देने के लिए काम करेगी। इसके साथ ही
मंत्री पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें कांग्रेस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। You see, we are the one who piloted, we are the one who passed. The Congress party believes in it. Definitely there will be a woman. We will give more strength for women. You know how many seats we gave in the parliament? I think you remember. So in Karnataka, definitely we are sorting out that issue. Riju may not worry about the Congress party. Let him settle himself to the whatever his party and the NDA is there. बयानबाजी में आगे बात करते हैं। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने जेएनजी के छात्रों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगे अनुचित नहीं है और उनकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। जेएनजी की बातों में बहुत दम है। जेएनजी यंगर जनरेशन या स्टूडेंट पावर जो है सामने आ चुका है। अब उसको इग्नोर करने से या उसको दरकिनार करने का कोई मतलब नहीं है। ये हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने लड़के हैं, हमारे परिवार के, हमारे समाज के लोग हैं और इनकी कुछ मांगे हैं। वो मांगे ऐसी नहीं कि हमारी मांगे पूरी हों, पहली बार कह रहे हैं। वो कई सालों से, महीनों से देख रहे हैं वो कि बार बार हर बार वही वाणी आ रही सरकार की जो पिछली बार आई थी कि सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। चोरी पे चोरी हो रही है, एग्जाम पे एग्जाम्स हो रहे हैं, एग्जाम पे एग्जाम फेलियर हो रहे हैं। यानी हर बार जिस तरह से उनके एग्जाम्स का दोबारा एग्जाम 24 में हुआ, फिर उसके बाद फिर पेपर लीक हुआ। ये दुनिया के या हिंदुस्तान के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे सरकार सुनती नहीं है, वही बयानबाजी करती है, वही डायलॉग बोलती है कि सख्त से सख्त कदम उठाएंगे, अगली बार नहीं होगा और अगली बार फिर उठाएंगे, अगली बार फिर चोरी हो जाती है। तो आखिरकार जब इनको कोई मदद नहीं मिली तभी जंतर मंतर पे बहुत पीसफुल तरीके से, बहुत अच्छे से अपना आंदोलन करने आए, अपनी मांग रखने आए, अपनी बातें सुनाने आए, अपनी पुकार, अपनी चित्कार लेकर आए। लेकिन उसका फल क्या मिला? वहीं सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जेएनजी के समर्थन वाले बयान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जेएनजी को एंटी नेशनल नहीं कहना चाहिए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना उनका अधिकार है। दीपके ने बीजेपी नेताओं से भागवत की बात सुनने की अपील करते हुए कहा कि युवाओं को देश विरोधी बताने के बजाय उनकी मांगों और मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि बीजेपी वाले एक बार मोहन भागवत जी की सुने, क्योंकि मोहन भागवत जी जो है वो बीजेपी के मेंटर है, एक तरीके से गॉड फादर है बीजेपी का। आरएसएस इज द गॉड फादर ऑफ द बीजेपी। तो मैं चाहता हूं कि बीजेपी वाले सुने उनके मेंटर्स की। क्या ऐसा है कि बीजेपी ने आरएसएस का सुनना बंद कर दिया है, मोहन भागवत जी का सुनना बंद कर दिया है? क्योंकि मोहन भागवत जी तो कहते हैं कि इनको एंटी नेशनल मत कहिए, लेकिन बीजेपी के नेता हमें वायरस कहते हैं। नितिन नबी जी कहते हैं कि जो बीजेपी के अध्यक्ष है वो कहते हैं कि ये कॉकरोच वायरस है। जो एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान, वो हमें आतंकवादियों की बी टीम कहते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है वो आरएसएस का सुन नहीं रही है और आरएसएस से अलग जाकर कुछ कह रही है। तो मुझे लगता है बीजेपी वालों को आरएसएस की सुननी चाहिए, क्योंकि वो उनके मेंटर है। लेकिन पुलिस एक्शन पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि ये सब तो पब्लिक फोरम में है, कितने विजुअल्स वायरल। अगर उनके पास जानकारी नहीं है तो हम उनको वीडियोस भेजने के लिए तैयार है जहाँ पर पुलिस ने लाठियां चलाई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में भी और भी ऐसी आउटरीच होती रहेगी? बिकॉज जिस तरीके से मूवमेंट आप लोगों ने खड़ा किया है, अभी आप अगला आपका जो क्या बोलती पब्लिक कैंपेन शुरू करने वाले हो, कहीं ना कहीं उनको अभी भी एक डर तो रहेगा ही। और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में सरकार को जनता का डर होना चाहिए। तो आउटरीच वो कर रहे हैं, इस देश के युवाओं ने उनको मजबूर किया है कि अब आपको एजुकेशन पर बात करनी पड़ेगी, वरना 10-12 साल में ये लोग कहाँ एजुकेशन पर बात करते थे। और मैं चाहता हूँ कि इस बार नरेंद्र मोदी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो हर साल इंडिपेंडेंस डे को लाल किले से भाषण करते हैं। इस बार का जो उनका भाषण है वो देश के युवाओं के लिए हो, देश की जेनजी के लिए हो, और वो बताए कि एजुकेशन पर उन्होंने जेनजी के लिए क्या क्या किया है। वो बताए कि देश के युवाओं के लिए वो बेरोजगारी पर क्या काम करे, कैसे बेरोजगारी कम करेंगे। तो एजुकेशन और बेरोजगारी पर ये सरकार क्या कर रही है, इस पर नरेंद्र मोदी जी का भाषण डेडिकेटेड होना चाहिए 15 अगस्त। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
It's time for news. It's time for more than